Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. In last video, I have told you about the stock and debtor method, how to prepare accounts in the books of head office when goods sent to branch by the head office at invoice price and all accounting entries made at invoice price. In this video, I will tell you how to prepare accounts in the books of head office according to stock and debtor method when goods sent to branch by the head office at invoice price but accounting entries made at cost price only. तो हम इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं एट कोस्ट प्राइस पर, गुड्स तो सेंड हो रहे हैं एट इनवॉइस प्राइस पर बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच, लेकिन हम अकाउंटिंग एंट्रीज उसकी किस पे करेंगे, एट कोस्ट प्राइस में। तो उसमें सिर्फ इतना ही चेंज आएगा कि आप अगर एंट्रीज करते हैं इनवॉइस प्राइस पर, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप पहले वो वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि आपने एंट्रीज करनी है एट कोस्ट प्राइस पर, लेकिन गुड्स सेंड हो रहे हैं बाय दी हेड ऑफिस टू दी ब्रांच इनवॉइस प्राइस पर। तो उसमें सिर्फ इतना ही चेंज है, ब्रांच P&L अकाउंट बनेगा इन द प्लेस ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बदले में। दैट मीन्स कि हम जब अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं इनवॉइस प्राइस पर तो एक अकाउंट बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक में या गुड्स सेंड टू ब्रांच में या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में, तो इन चारों चीज़ें हमारी इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होती थी और इसमें जो भी प्रॉफिट इंक्लूड होता था दैट प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है उसके लिए हम एक ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनाते थे। लेकिन इसमें एंट्रीज हम कर रहे हैं एट कोस्ट प्राइस पे, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट तो बनेगा ही नहीं और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह पर ब्रांच P&L अकाउंट बनेगा। ये चेंज आएगा। तो इसको कैसे करना है, मैं सेम वही क्वेश्चन ले रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में लिया था, टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग एंट्रीज एट इनवॉइस प्राइस। अब इसमें हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे एट कोस्ट प्राइस पे। तो सेम क्वेश्चन है, मेसर्स ब्राइट एंड कंपनी है चेन्नई में, जो जिसका ब्रांच है मुंबई में और गुड्स सेंड कर रही है अपनी ब्रांच को कोस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड ऑन करके। ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों बेसिस पर गुड सेल आउट करती है। ब्रांच जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद मेट कर रही है और वो किससे मेट करेगी अपने एक्सपेंसेस, जो भी उसके पास कैश सेल्स होगा या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होगा वो उसमें से अपने एक्सपेंसेस कट आउट करके बैलेंस किसको सेंड कर देगी, हेड ऑफिस को। तो ब्रांच अपने एक्सपेंसेस खुद मेट कर रही है। तो अगर ब्रांच अपने खर्चे खुद मेट करती है तो हम एक सेपरेट ब्रांच बैंक अकाउंट भी बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। हमें सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है और साथ में अकाउंट्स बनाने हैं इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एंड डेटर मेथड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर गिवन। ओपनिंग स्टॉक एट कोस्ट पे गिवन है, डेटर्स आर गिवन, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस एट ब्रांच दिस इज ऑल्सो गिवन। Another informations are goods sent to branch at cost, goods returned by branch to head office at cost, cash sales paid into bank, credit sales, goods returned by the customers, check received from credit customers, discount allowed to customer, bad debts written off, cash remitted to head office by the branch, expenses by the branch itself like salaries and wages and miscellaneous expenses, rent, rates and insurance paid by the head office. Closing balance of stock at cost is given and closing balance of debtors and branch bank account closing balance आपको find out करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं एट कॉस्ट प्राइस ओनली। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जब भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज कोस्ट पे कर रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते टाइम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच,
और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस एट कॉस्ट पे लिखना है। चाहे ब्रांच को जो गुड्स सेंड किए जा रहे हैं बाय द हेड ऑफिस उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, लेकिन हमें अगर हम एंट्रीज कॉस्ट प्राइस पे करना चाहते हैं तो हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच चारों चीज़ें एट कॉस्ट पे ही लिखनी है, ताकि हमें इसमें प्रॉफिट को डिलीट करना ही ना पड़े। तो हमें स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह पर ब्रांच P&L अकाउंट बनेगा। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है एट कॉस्ट पे ही, तो वो कॉस्ट ही लिखनी थी हमें। 9,000 रुपीज़ हमने यहाँ पुट कर दिया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट किस किस चीज़ से होगा? जैसे ही ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज होगा, कम्स अंडर द डेबिट साइड। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक डिक्रीज होगा, कम्स अंडर द क्रेडिट साइड। सो नेक्स्ट एंट्री हम रीड करते हैं। हमें ब्रांच के डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और बैंक बैलेंस का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ये दोनों बैलेंसेस जो गिवन हैं, इसके लिए हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये बिल्कुल सेम ही वैसे हैं जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डिटो सेम वैसे ही हैं। देखिए, आई विल शो यू। ब्रांच डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 3,000 रुपीज़ हमने मेंशन कर दिया। डेटर्स भी डेबिट कब होते हैं? जब भी डेटर्स बिजनेस में इंक्रीज होंगे बाय एनी ट्रांजैक्शन कम्स अंडर द डेबिट साइड। अगर डेटर्स किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से डिक्रीज हो रहे हैं, सो दैट ट्रांजैक्शन कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट। अब बैंक बैलेंस में भी सेम वही रूल है। बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि एसेट्स हैं, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक तीनों एसेट्स होती हैं, तो इसीलिए इनका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में ही लिखते हैं। टू बैलेंस BD 2,800 रुपीज़। इसमें भी वही सेम रूल लगेगा। ब्रांच के बैंक अकाउंट में अगर कैश आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, सो कम्स अंडर द डेबिट साइड, और कैश डिक्रीज़ हो रहा है बाय पेइंग टू समवन फॉर एनी एक्सपेंस, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि उससे आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच, जब भी गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करता है तो ब्रांच के गोडाउन में स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, सो कम्स अंडर द डेबिट साइड। इसे भी हमें कॉस्ट में ही लिखना है, क्योंकि एंट्री सारी कॉस्ट पे हमें मेड करनी है। 18,000 रुपीज़ हमने यहाँ मेंशन कर दिया, एट कॉस्ट पे ही क्वेश्चन में गिवन था। और लेकिन अगर मान लो गुड्स सेंड टू ब्रांच के आगे कुछ नहीं लिखा, 18,000 रुपीज़ लिखा होता है, एट कॉस्ट या एट इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा, और गुड्स ऊपर लिखा हुआ है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच जो ये 18,000 रुपीज़ है, इसके साथ एट कॉस्ट मेंशन नहीं है, तो 18,000 इसका मतलब इनवॉइस प्राइस है, इफ़ नथिंग इज मैंशनड। तो इनवॉइस प्राइस है, और अगर आप एंट्रीज कॉस्ट पे कर रहे हो तो इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे कन्वर्ट करते इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट में? तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट में 25% आप प्रॉफिट ऐड ऑन करके भेजते हो, तो कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25, सो इनवॉइस प्राइस इज 125। तो ये बेसिस आपके आगे, कॉस्ट का 100, प्रॉफिट का 25 एंड इनवॉइस प्राइस का 125। तो अगर मान लो 18,000 इनवॉइस प्राइस होता, 18,000 को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते? 18,000 डिवाइडेड बाय 18,000 इनवॉइस प्राइस है, तो उसके डिवाइड में उसका बेस ही रखोगे। इनवॉइस प्राइस का बेस है 125, सो 18,000 डिवाइडेड बाय 125। मल्टीप्लाई में जो फाइंड आउट करना है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट। कॉस्ट का बेस क्या है 100, सो इंटू 100 हो जाता। सो 18,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 करते तो कॉस्ट निकल आती, और वो हम यहाँ पर पुट करते, क्योंकि आप एंट्रीज किस पे कर रहे हो? कॉस्ट पे। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस, ये चारों चीज़ें एट कॉस्ट पे होनी चाहिए। तो अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो हमें उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा, और कॉस्ट पे दे रखी है तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दिया 18,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट उसने दे रखा है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, एट कॉस्ट पे ही दे रखा है। तो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो ब्रांच के गोडाउन से माल निकल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम्स अंडर दी क्रेडिट साइड, कॉस्ट में ही लिखेंगे हम 360, कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैश सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में। तो कैश सेल्स
से, चाहे कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, दोनों से ही ब्रांच के गोडाउन से माल निकल जाता है। सो कम्स अंडर दी क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच डेटर्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो जब कैश सेल्स होती है तो हम यहाँ लिख देते थे बाय बैंक अकाउंट और बाय कैश अकाउंट। लेकिन अगर ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट कर रहा है तो हमें ब्रांच बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जो भी कैश सेल्स होती है उसके लिए हम कैश और बैंक की जगह पर क्या लिखेंगे, ब्रांच बैंक अकाउंट। तो ब्रांच बैंक अकाउंट हमने लिख दिया 4800 रुपीज़। फिर देखिए इसमें अगर क्रेडिट सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, क्रेडिट सेल्स अगर होती है तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रेडिट सेल्स होते हैं गोडाउन से माल तो निकल जाता है, तो स्टॉक अकाउंट के तो क्रेडिट में आता है, लेकिन डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, सो डेटर्स के डेबिट में आएगा। तो डेटर्स के नाम से हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में 24,000 रुपीज़। ठीक है, ये देखो इसी तरह से हम इनकी एंट्रीज अपोजिट अकाउंट्स में भी कर सकते हैं। ब्रांच बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे हमने क्रेडिट में ब्रांच बैंक अकाउंट का नाम लिखा है, तो जब ब्रांच बैंक अकाउंट बनाएंगे तब उसके डेबिट में लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट 4800। ठीक है, इसी तरह से ब्रांच डेटर्स का नाम आपने यहाँ क्रेडिट में लिखा है, क्रेडिट सेल्स हुई है तो ब्रांच डेटर्स में हम डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लाइक दिस 24,000 रुपीज़। इसी तरह से अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न होती है एनी गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द ब्रांच। तो क्या होगा, ब्रांच के गोडाउन में तो माल इंक्रीज हो जाएगा बट डेटर्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर्स के क्रेडिट में और ब्रांच स्टॉक के डेबिट में आएगा। और ब्रांच स्टॉक में हम डेटर्स का नाम लिखेंगे, डेटर्स में हम स्टॉक का नाम लिखेंगे 180 रुपीज़। ये देखिए डेटर्स में भी क्रेडिट में हमने लिखा 180 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस उन्होंने क्या दे रखी है हमें। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स और डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। कैश रिसीव होती है अगर कस्टमर से, या डिस्काउंट देते हैं हम उन्हें, या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है डेटर, तीनों की वजह से डेटर्स डिक्रीज होते हैं और तीनों ही एंट्रीज कहाँ आ जाएंगी, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में लाइक दिस। क्रेडिट में हमने लिखा। वैसे हम जब कैश कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डेटर्स तो हम यहाँ लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। लेकिन अगर आप के क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट कर रहा है तो उसके लिए हम ब्रांच बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो वैसे तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखते हैं जब कैश कलेक्ट होती है फ्रॉम द डेटर्स, लेकिन जब ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट कर रहा है तो हम ब्रांच बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो इसलिए कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ब्रांच बैंक अकाउंट। ब्रांच बैंक अकाउंट 22,000 रुपये है, ये हमने लिख दिया क्योंकि ब्रांच अपने खर्चे किससे मीट करेगा, जो भी कैश सेल्स होती है या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स होते हैं तो उससे मीट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में हम क्या लिखते हैं, ब्रांच बैंक अकाउंट। देखो ब्रांच बैंक अकाउंट में यहाँ पे ये क्रेडिट में आया तो ब्रांच बैंक अकाउंट में ये डेबिट में आएगा विद द नेम ऑफ डेटर्स अकाउंट 22,000, क्योंकि डेटर्स में ही था ना, डेटर से ही पैसा कलेक्ट हुआ था। क्लियर। और जो भी बैड डेट्स या डिस्काउंट हुए हैं दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, लेकिन रिलेटेड टू डेटर्स। तो ब्रांच एक्सपेंसेस हेड में लिखेंगे हम, डिस्काउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 440, बैड डेट्स 260, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे 700 रुपीज़। और ये ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्रेडिट में आया, ब्रांच एक्सपेंसेस में डेबिट में आएगा विद द नेम ऑफ ब्रांच डेटर्स अकाउंट लाइक दिस। अब डेटर्स अकाउंट हमारा पूरा हो चुका है। सो वी
मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट की आइटम्स माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का निकल जाएगा 4120। ये अकाउंट बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है, चाहे आप इनवॉइस प्राइस पे एंट्रीज कर रहे हैं या कॉस्ट प्राइस पे एंट्रीज कर रहे हैं, दोनों में ये अकाउंट सेम ही बनता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये जो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बनाया था बिल्कुल वैसा ही बनाया है। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय द ब्रांच। ब्रांच ने कुछ कैश हेड ऑफिस को सेंड कर दी है, तो ब्रांच बैंक अकाउंट में हम इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि ब्रांच बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 2800, कैश सेल से पैसा आया 4800 और कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स से आया पैसा 22,000 रुपीज़। सो टोटल इनके पास पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट में 29,600 रुपीज़। ब्रांच के पास इतना कैश अवेलेबल है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना कैश सेंड कर दिया, तो ब्रांच के बैंक अकाउंट में से डिक्रीज हो जाएगा। सो क्रेडिट में हम शो करेंगे बाय कैश अकाउंट 25,000 रुपीज़ ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश सेंड कर दिया। ठीक है, ब्रांच ने अपने जो भी ब्रांच अपने खर्चे करेगा वो भी हम डेबिट में शो करेंगे, क्योंकि वो किससे खर्चे करने वाला है, अपने ही बैंक अकाउंट से करेगा, और कितना बैलेंस उसके पास अब पड़ा है वो बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा। तो ये दोनों आइटम्स अब भाई हमने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी कि एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच फॉर दी सैलरी एंड वेजेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ब्रांच अपने अगर खर्चे खुद मीट कर रहा है तो वो ब्रांच बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस। वेजेस एंड सैलरीज मिसलेनियस एक्सपेंसेस दोनों हम पुट कर देंगे आउटर कॉलम में। अब बैंक के पास कितना पैसा रह गया, ब्रांच के पास बैंक अकाउंट में इतनी कैश उसके पास कलेक्ट हो गई थी 29,600, जिसमें से उसने एक्सपेंसेस किए अपने 600 रुपीज़ और हेड ऑफिस को कैश सेंड कर दिया 25,000 रुपीज़। तो एंड में उसके पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा है बाय बैलेंस सीडी, ये दोनों आइटम माइनस करके आ जाएगा 4,000 रुपीज़ इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच बैंक अकाउंट। ये भी डिट्टो देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने एंट्रीज इनवॉइस प्राइस पे मेड की थी या कॉस्ट प्राइस पे मेड करो। ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच बैंक अकाउंट में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज जो आता है वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आता है, क्योंकि उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये चारों चीज़ें किस पे होती हैं, कॉस्ट पे हम इसमें लिखते हैं। और इनवॉइस प्राइस पे अगर हम एंट्रीज मेड करें तो इनवॉइस प्राइस पे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं बनता है। इनवॉइस प्राइस पे एंट्री करते तो हमारा स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लिखते हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में भी चेंज आता है। ठीक है, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह पे ब्रांच P&L बनता है और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में भी चेंज आता है। वो क्या आता है अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एंट्रीज क्या हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है कि हेड ऑफिस ने भी कुछ खर्चे किए हैं ब्रांच के लिए, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा लाइक दिस टू कैश, क्योंकि हेड ऑफिस ने खुद ही कैश पे आउट किया है फॉर दी रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस के लिए। सो डायरेक्ट आप लिख सकते हो टू कैश अकाउंट, इसकी जगह पे आपको टू ब्रांच बैंक अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 500 रुपीज़। और ब्रांच एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने खुद किए हैं, जो आपने ब्रांच बैंक अकाउंट में क्रेडिट में लिखा था, ये देखिए ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से, तो ये भी ब्रांच एक्सपेंसेस में आएंगे टू ब्रांच बैंक अकाउंट के नाम से। वेजेस, सैलरीज एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने खुद किए हैं खर्चे वो ब्रांच बैंक अकाउंट में आएंगे, और अगर हेड ऑफिस ने किए हैं खर्चे तो वो टू कैश में आ जाएंगे। ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल करके जो भी बैलेंस निकलता है वो पहले हम इनवॉइस प्राइस पे जब एंट्रीज करते थे तो एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होती थी, लेकिन अब हम एंट्रीज कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका बैलेंस किस में ट्रांसफ़र होगा, ब्रांच P&L अकाउंट में, क्योंकि हम एडजस्टमेंट अकाउंट इसमें नहीं बनाएंगे, P&L अकाउंट बनेगा। क्लियर। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में एट कॉस्ट पे, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी इन स्टॉक अकाउंट क्रेडिट में, और कॉस्ट पे ही लिखना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी हम कॉस्ट में ही लिखेंगे 3,744, क्योंकि एंट्रीज मेड हो रही हैं एट कॉस्ट पे। अब स्टॉक का पहले जो भी बैलेंस निकलता था, डेबिट साइड ज़्यादा होती थी तो बैलेंस निकल जाता था क्रेडिट साइड में, जिसे हम नॉर्मल स्पॉइलेज, नॉर्मल वेस्टेज कहते थे, और उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, एडजस्टमेंट में। अब अगर कोई बैलेंस निकला
तो उसे कहेंगे तो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल वेस्टेज ही, बट वो P&L अकाउंट में जाएगा, ब्रांच P&L अकाउंट में। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई और डेबिट साइड लेस करके बैलेंस जो निकलता है दैट इज़ कॉल्ड सरप्लस। पहले हम उसे एडजस्टमेंट अकाउंट में डालते थे, अब डालेंगे ब्रांच P&L में। तो अब इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यहाँ टोटल लिखा हमने क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड की तीनों आइटम माइनस करके बैलेंस निकला है 5724, दैट इज़ सरप्लस एंड दैट इज़ ट्रांसफर टू ब्रांच P&L अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से निकल गया। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच एक अकाउंट पड़ा है हमारा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में देखो ये वाली एंट्रीज मेड हो जाएंगी। गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पे डेबिट में था, इधर क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच यहाँ पे आपने, ये भी सेम नेम से ही आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। इधर ये क्रेडिट में, इधर हम डेबिट में लिख देंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 360। गुड्स सेंड टू ब्रांच का जो भी बैलेंस निकलता है वो ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इन दोनों में देखो कोई प्रॉफिट इंक्लूड ही नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि ये कॉस्ट पे ही हम एंट्रीज मेड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एडजस्टमेंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो डेबिट का टोटल 360 हम माइनस कर देंगे क्रेडिट में से 18,000, तो जो बैलेंस आएगा 17,640, दैट इज़ ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। अब लास्ट अकाउंट बनाएंगे हम ब्रांच P&L अकाउंट। ब्रांच P&L की एंट्रीज जहाँ जहाँ हैं, एक तो स्टॉक अकाउंट में होंगी, तो अगर यहाँ ब्रांच P&L देखो डेबिट में लिखा है, तो हम ब्रांच P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट लाइक दिस, ठीक है। और एक हमने ब्रांच एक्सपेंसेस में लिखा था ब्रांच P&L का नाम क्रेडिट में, तो इधर डेबिट में आएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 1800। इसका अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ब्रांच P&L इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो डेबिट साइड इज़ द एक्सपेंसेस साइड, क्रेडिट साइड इज़ द इनकम साइड। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा डेबिट में टू जनरल P&L नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुई तो क्रेडिट में लॉस निकलेगा बाय जनरल P&L नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर से। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, सो डेबिट के 1800 माइनस करके जो प्रॉफिट निकला है वो हम जनरल P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन में गुड्स सेंड हो रहे हैं एट इनवॉइस प्राइस पर बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच, तो एंट्रीज अगर आप मेड कर रहे हो इनवॉइस प्राइस पे, तो आपको स्टॉक रिजर्व अकाउंट एक एडिशनल बनाना पड़ता है, और ब्रांच P&L की जगह पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच किस पे आते हैं, एट इनवॉइस प्राइस पे, और जो स्टॉक अकाउंट का बैलेंस है और एक्सपेंसेस अकाउंट का जो बैलेंस है वो एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में या गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में, इनमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर आप एंट्रीज मेड कर रहे हैं एट कॉस्ट प्राइस पे, तो आपको स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच एडजस्टमेंट की जगह पर ब्रांच P&L अकाउंट बनता है, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस होता है या ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ब्रांच P&L में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। और लास्ट जो डिफरेंस है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू दी हेड ऑफिस, ये चारों चीज़ें एट कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड होती हैं इस मेथड में। होप यू अंडरस्टूड द मेथड ऑफ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अभी आगे आने वाली वीडियोस में मैं और इसका एबनॉर्मल लॉसेस पे भी हम बात करेंगे, वो मैं आपको जल्दी ही उस पर वीडियो पोस्ट करूँगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।